सो फ्रेंड्स, मैं एक प्रॉपर्टी टूर पे आया हुआ था अभी, और इस प्रॉपर्टी टूर की वीडियो प्रोबेबली इस वीडियो के अपलोड होने से बाद में या पहले थोड़ा सा आपको मिलेगी। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर सीख रहा था, देखी मैंने, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इवन नई डेवलपमेंट के अंदर भी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए। उस्मान मेरे साथ थे, उस्मान होम्स पार्टनर में होते हैं, तो इन्होंने मुझको कुछ जो टेक्निकल चीज़ें बताई, मैंने कहा आप थोड़ा सा वीडियो में आ जाएं और थोड़ा सा अपने एंड से एक्सप्लेन कर दें चीज़ों को, क्योंकि ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी हेड कर रहे होते हैं। तो उस्मान, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम अली वालेकुम भाई, सलाम। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको मौका दिया कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ ये सारी चीज़ों को। हाँ यार, तो पहले तो मुझे जो एक पॉइंट आपने बताया था, जो ग्राउटिंग का मसला बताया था, कि मुझे अच्छा लगा था कि यार ये चीज़ देखनी चाहिए। तो वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं? वो जो आपने टाइल्स की ग्राउटिंग बताई थी, जी, जी, उसमें जी। क्या मसला होता है नॉर्मली? अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जब स्नैगिंग का फ़ेज़ आता है तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप हैंडओवर ले रहे हैं किसी भी डेवलपर से प्रॉपर्टी, तो मेक श्योर कर लें कि सारी चीज़ें अप टू मार्क हैं। इसमें ग्राउटिंग के इश्यूज़ भी होते हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हमने जो स्पेसिफ़िकली ग्राउटिंग की बात की थी, तो वो ग्राउटिंग में कभी-कभार ऐसा होता है कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर के क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो ज़रूरी होता है कि आप विद इन वारंटी पीरियड जो है उस चीज़ को क्लेम कर लें और सही करवा लें। अच्छा, इस पे तो आते हैं, लेकिन अब मुझे अगर वन बाय वन चीज़ें बताओगे कि लेट्स से हमें देखना कैसे चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो किस तरह से होता है, और फिर एंड में जाके मेंटेनेंस हो गई या लीगल इश्यूज हो गए, वो सारी चीज़ें एक एक करके, अगर जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ रही होती है वैसे जी। वैसे जो इश्यूज आते हैं वो अगर एक्सप्लेन करो। जी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज 1 के जहाँ पे कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, राइट। और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसमें फिर कुछ टाइम होता है जो कि हैंडओवर तक का, उस टाइम के तक के कुछ इश्यूज़ होते हैं और वो नॉर्मली डेवलपर के साथ ही होते हैं इश्यूज़। तो जो भी आपका सेल एजेंट होता है वो उन चीज़ों को डील करता है। हैंडओवर के बाद जब बात आती है तो वो स्नैगिंग की बात आती है। स्नैगिंग के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को प्रॉपर्टी हैंडओवर करने से जब आपका हैंडओवर चल रहा है उस वक़्त आप हर चीज़ को मेक श्योर कर लें कि वो अप टू मार्क है। ठीक है। और क्योंकि एक तो रीज़न ये होता है कि आपके पास वारंटी होती है। मोस्टली डेवलपर वारंटी देते हैं 1 ईयर की जनरल वारंटी, अप्लायंसेस अगर फर्निश है आपका कोई भी अपार्टमेंट। एंड सेकेंडली जो वारंटी होती है स्ट्रक्चरल वारंटी, जो कि मेजर स्ट्रक्चर है उसकी वारंटी कहलाती है, वो 10 ईयर्स की होती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उन चीज़ों को एट द विद इन टाइम पीरियड सब चीज़ों को मेक श्योर कर लें कि ठीक है, एंड अगर कोई चीज़ सही करवाने की है वो इस टाइम पीरियड में करवा लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अदरवाइज़ आपके ऊपर चार्ज आता है। जो भी प्रॉपर्टी ओनर होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो उसके ऊपर चार्ज आता हाँ, है। तो इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप लेट्स से आप उसको टेनेंट को दे रहे हैं, तो आपको टेनेंट को भी बताना होगा कि यार जो मसला भी आया आप उसको फौरन रेज करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि टेनेंट इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। इसमें ग्राउटिंग का इशू भी आ सकता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आ सकते हैं जो कि टेनेंट एज अ टेनेंट इग्नोर कर देता है। कोई बड़ी चीज़ होती है तो टेनेंट बताएगा आपको, लेकिन वो छोटी चीज़ें छोड़ देगा। तो आपको बार बार विद इन दिस 1 ईयर पीरियड आपको अपने अगर किसी कंसल्टेंट को रखा हुआ है या आपका कोई एडवाइज़र भी है, तो उसको भी कहें कि टेनेंट से बार-बार आप ये फीडबैक लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी, वली भाई बहुत ज़रूरी होता है। जब हैंडओवर आप ले रहे हैं उस वक़्त तो जो अपैरेंटली चीज़ें होती हैं शायद वो एक ओनर खुद भी चेक कर लेता है। लेकिन एज़ अ एक्सपीरियंस स्टाफ, कोई जो एक्सपीरियंस बंदा होता है आपका, वो आपको और भी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं उनको प्रेडिक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत मर्तबा मूव इन करने के बाद हमें पता चलता है सीवेज के इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको बैड स्मेल के इश्यूज़ आने लगते हैं प्लम्बिंग के इश्यूज़ की वजह से। या फिर एसी के अलार्म्स कुछ ऐसे हैं जो कि एज़ अ टेनेंट कोई इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए हुँ। टू अवॉइड मेजर जब कॉज़। वारंटी के बाद कोई जी, प्रॉब्लम आए। जी, वारंटी के बाद कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है। अच्छा, सही। उसके बाद अगर लेट्स से ये पीरियड गुज़र जाता है, इनफैक्ट उससे पहले हम टेनेंट को देते हैं प्रॉपर्टी, और अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं यूएई में नहीं हूँ, अगर हुँ। मैंने कोई प्रॉपर्टी ली और मैं खुद यूएई में नहीं हूँ, तो एक टेनेंट को फाइंड फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस होता है, वो किस तरह से कोई कर सकता है? जी, वो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि कोई भी जो बंदा अगर तो ओनर खुद है, ठीक है, वो खुद अरेंज करवा करवा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है इन फॉर्म ऑफ एनी एजेंसी और समथिंग, तो वो लोग फिर ये ज़िम्मेदारी लेते हैं कि वो इसकी व्यूइंग वग़ैरह अरेंज करवाते हैं, और जब मूव इन कर रहा होता है कोई टेनेंट, तो उसके लिए एक बाकायदा रिपोर्ट बना के जो है वो मूव इन करवाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी उनको हैंडओवर की गई है,
तो मूव आउट करते वक्त भी उसी कंडीशन में वापस मिले। तो ये चीज़ प्रोटेक्ट करती है ओनर को कि लेटर ऑन जब भी वो खुद मूव इन करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा टेनेंट लेकर आना चाहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी की कंडीशन मेंटेन रहती है। क्योंकि अच्छा, टेनेंट्स के साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते होंगे, क्योंकि मैं खुद एक लैंडलॉर्ड हूँ, अगर पाकिस्तान में मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अब मैं क्योंकि बाहर हूँ तो मुझे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मैं लेट्स से यहाँ पर दुबई में कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ और मैं खुद भी मूव कर जाता हूँ दुबई से, तो उसके लिए आप लोग जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और जिसे कहते हैं फुल टर्न की भी आप ले लेते हैं कि आप पूरा हैंड ओवर कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को, और उसके बाद उसके अंदर कोई भी इश्यूज़ निकलते हैं तो आप उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं लैंडलॉर्ड को कि कोई इशू आए। तो इस तरह के कोई इश्यूज़ आते हैं, मतलब दुबई में रहते हुए कोई मेजर इश्यूज़ आते हैं, या जो आते हैं वो छोटे-मोटे इश्यूज़ हैंडल हो जाते हैं खुद ही से? जब हम ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यूजुअली आपके मेजर इश्यूज़ तो नहीं होते, लेकिन वो छोटे-छोटे इश्यूज़ को भी टाइमली रेक्टिफ़ाई कर देना इसलिए ज़रूरी है, फिर वही मेजर बन जाते हैं आगे चल के। राइट। तो जब भी मैनेजिंग सर्विसेज़ की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि अगर कोई टेनेंट आ रहा है जो मूव आउट कर रहा है तो वो मूव आउट करते वक़्त जो भी प्रॉपर्टी है उसको उसी कंडीशन में वापस कर रहा है, उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है प्रॉपर्टी की। आउट ऑफ वारंटी हो जाती है प्रॉपर्टी और टेनेंट को दी हुई है आपने, और उसके साथ कोई मसला आता है तो वो भी मैंने बहुत दफ़ा क्लॉजेज़ में देखा है कि 500 दिरहम्स का एक क्लॉज़ होता है कि अगर 500 दिरहम से कोई नीचे की कोई इश्यू होता है तो वो टेनेंट खुद करता है, और उससे ऊपर का कुछ होता है तो वो लैंडलॉर्ड पे वो ड्यू होता है। हुँ। तो अब लैंडलॉर्ड तो है नहीं यहाँ पर, तो उस केस में क्या होता है फिर? जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है बेसिकली वो ब्रिजिंग द गैप वो ओनर और टेनेंट के बीच में जो है इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है कि जो चीज़ क्लेम की जा रही है ओनर टेनेंट की तरफ से तो वो बिल्कुल रियल है कि नहीं है। राइट। अच्छा, अब अगर बात करें पेपर वर्क की, क्योंकि ये तो हो गया डिस्प्यूट्स का, लेकिन अगर पेपर वर्क की बात करें उसमें भी इश्यूज़ आते हैं। तो पहली दफ़ा में कोई इजारी होता है और मल्टीपल और डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो जो लीगली आपको टेनेंट की तरफ लेके जाती हैं, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का एक रिलेशनशिप बनता है। हुँ। उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व्ड, और किस तरह से जब एग्ज़िट का टाइम आता है या इविक्शन का टाइम आता है टेनेंट को, तो वो किस तरह से होता है प्रोसेस? अच्छा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब एक क्वालिफ़ाइड टेनेंट मिल जाता है, तो उसके बाद ये तमाम प्रोसेस है एक कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के जो इश्यूज़ हैं, उनमें इ आपके टेनेंट क्वालिफ़ाइड है, तो उसके आईडी, पासपोर्ट और फिर वीज़ा वग़ैरह के इश्यूज़ होते हैं। बहुत मर्तबा जो न्यूली मूव इन टेनेंट होते हैं, उनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है। और फिर उसके बाद ये कि इजारी के लिए प्रिपरेशन जो है, वो ट्रस्टी ऑफ़िस जाना, वहाँ पे लाइन्स में लगना और फिर वो प्रिपेयर करवाना, वो भी एक हैसल है। तो आपके पास अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो लोग ये तमाम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ईज़िली, एक हैसल फ्री काम हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन के जो इश्यूज़ हैं, उनमें नॉर्मली जो देखा जाता है, वो यही होता है कि वो डिलेड होते हैं। जो भी टेनेंट होता है, उनके नॉर्मली प्रिपेयर्ड नहीं होते और उनको टाइम चाहिए होता है। वो टाइम बार करते हैं कि उनको 1 महीना चाहिए या फिर कुछ टाइम चाहिए जिसमें कि वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। चेक्स के इश्यूज़ आते हैं। तो कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव जो बीच में होता है या कोऑर्डिनेटर जो बीच में होता है, वो इन तमाम चीज़ों को फैसिलिटेट कर देता है। इसी तरह का एक केस बताया था यार तुमने कि जिसके अंदर टेनेंट लीगल बाउंड्री के अंदर नहीं था, और वो हुँ। फिर उसने जो लैंडलॉर्ड था उसने रिक्वेस्ट की थी, तो वो क्या सिनेरियो था पूरा? अच्छा, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है इजारी। इजारी का होना इसलिए ज़रूरी है कि जो इजारी इज अ टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट। टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हाँ। फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम्म। अगर इजारी नहीं है, किसी भी टेनेंट के साथ प्रिपेयर्ड नहीं है, इजारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर की एंड पे करता है टेनेंट। और अगर आपको अंडर द यूएई लॉ या फिर डीएलडी लॉ के आना है, जो कि रेरा जो कि स्पेसिफिक बॉडी है जो कि डील करती है इन चीज़ों को, तो उस लॉ वो लॉ के प्रोटेक्शन में अगर आना है तो इजारी का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रीज़न्स की वजह से ओनर ने इजारी वो नहीं बनवा सके अपनी मसरूफियात की वजह से। तो फिर ये हुआ कि जो टेनेंट था ना, वो अब वो आउट ऑफ द लॉ है। अब अगर टेनेंट को आप जाके किसी किस्म का कोई नोटिस देना चाहें तो वो मुश्किल हो जाता है। हम्म। वो एक हैसल है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ। राइट। तो उस सूरत में हम लोगों ने सबसे पहले तो टेनेंट को लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर लेकर आए, क्योंकि ओनर्स की डिमांड ये थी कि वो खाली करवाना चाहते थे, लेकिन टेनेंट जो था वो राज़ी नहीं था और फिर साथ में इजारी भी मौजूद नहीं था।
तो लीगल बाउंड्रीज़ में लेकर आए, लीगल बाउंड्रीज़ में लेकर आने के बाद इजारी वगैरह की प्रिपरेशन के बाद हमने बाकायदा उनको नोटिस दिया। नोटिस दिया और अब वो चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई हैं। क्योंकि एविक्शन प्रोसेस भी इतना सिंपल नहीं है और उसके अंदर भी आपको टाइम लग रहा होता है, तो अगर आप पहले तो लीगल बाउंड्री में नहीं है और उसके बाद जब लीगल बाउंड्री में आ गए तो फिर उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना होता है। एग्ज़ैक्टली। राइट। अच्छा उस्मान, इसका थैंक यू वेरी मच यार, इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया इसको। और अगर किसी को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिख के, मैं बोलूँगा बल्कि यार कोई कमेंट्स आते हैं ना तो उसमें रिप्लाई कर दें आप जी। इस वीडियो के नीचे, ताकि डायरेक्ट उस्मान ही रिप्लाई कर देगा अगर कोई भी क्यूरीज है आपकी। और इसके अलावा कोई अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आपको मैनेज करवाना है तो उस्मान की कंपनी होम्स पार्टनर इसमें डील करते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपको ख़रीदना है या इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई वैसी आपको सजेशन के लिए आपको इनसे बात करनी है, तो वो भी एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उसके अंदर आप उस्मान से या इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उस्मान, थैंक्स अलॉट। और इसके अलावा कोई लास्ट वर्डिंग आपकी तरफ से? मैं बस यही कहना चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जो से कि अगर जो भी लोग आपके रेफरल से आते हैं तो यकीनन उनको हम प्रोमोशनल डिस्काउंट भी देंगे। और थैंक यू वेरी मच। इसमें ये है कि प्राइसिंग नॉर्मली जो होती है वो 5% होती है, ट्रेंड की। लेकिन ट्रेंड जो है मार्केट ट्रेंड, लेकिन हम लोग नहीं चार्ज करेंगे, हम सिर्फ 1000 dirham चार्ज करेंगे फॉर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। और साथ में ये कि अगर आप लोगों को मैनेजिंग सर्विसेज की ज़रूरत है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, सो वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच यार उस्मान। और अगेन ये हम एक वीडियो शूट कर रहे थे और उस्मान मुझको मिल गया, और उस्मान का स्पेसिफिक जो डोमेन है वो जो जो फुल टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनसे भी इंसाइट ले ली जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस बनाता हूँ, प्रोडक्टिविटी की वीडियोस बनाता हूँ। अब रियल एस्टेट भी मुझे काफ़ी अच्छा एक टॉपिक लगता है जिसके अंदर मैं पैशनेट हूँ, और इन्फॉर्मेशन और जो इसके अंदर जितना भी डीप जाता हूँ मैं, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, तो इसलिए मैं कुछ वीकेंड्स के ऊपर इन एंड कोलीग्स के साथ मैं आ जाता हूँ और अपनी वीडियोस बनाता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक्स अ लॉट।